हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक सीरीज़ क्वेश्चंस के साथ लोगों के साथ सॉल्व करने। मेरा जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में तुम देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, ऊपर से मुझे मोटिवेशंस मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ जुड़े रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था परसेंटेज से। तो फिर ठीक है, शुरू करते हैं। क्या बताएगा? ए स्टूडेंट गॉट मार्क्स इन द रेशियो 6:7:8:9:10 in 5 subjects, having equal maximum marks in all. He scored 60% marks. In how many subjects he got more than 50%? दोस्तों, यहाँ पर जो एक लाइन दिया हुआ है ना, in 5 subjects having equal maximum marks, ये लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। इसी लाइन पे सब जुड़ा हुआ है, इक्वल मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, बाय एज्यूमिंग, मैं लिख दे रहा हूँ बाय एज्यूमिंग, ठीक है। क्या एज्यूम कर रहा हूँ? बाय एज्यूमिंग 100 maximum marks for all the subjects, तो फिर दोस्तों, मतलब मैंने ये लिखा है कि हम मान के चलते हैं कि जो सब्जेक्ट्स है, प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स, सर्वोच्च मान, वो 100 है, ठीक है। तो फिर टोटल होगा, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स वो 5 सब्जेक्ट्स हैं और प्रति एक सब्जेक्ट्स के लिए हम 100 माना, तो फिर टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 5 × 100, 500 हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा ना। तो ये हमारा मैक्सिमम मार्क्स है। और फिर उसके बाद के लाइन में क्या बोला गया? इन ऑल ही स्कोर्ड 60% मार्क्स, मतलब टोटल जो 5 सब्जेक्ट्स है, वो 5 सब्जेक्ट्स का जो टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम जो स्कोर किया हुआ है, वो 60%। तो फिर टोटल मैक्सिमम मार्क्स 500 है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा ना। तो फिर टोटल जो स्कोर्ड मार्क्स है, टोटल जो स्कोर्ड मार्क्स है, टोटल जो स्कोर्ड मार्क्स है ना, वो कितना होगा? स्कोर मार्क्स है, तो फिर 500 का 60% हो जाएगा ना, 60%। तो फिर 0 से 0 कट दे रहा, तो 5 × 60 300 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल स्कोर्ड मार्क्स है, ठीक है। और टोटल स्कोर जो रेशियो में दिया हुआ है, वो 6:7:8:9:10 आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो टोटल जो रेशियो में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और टोटल स्कोर मार्क्स में वो 300 है। तो हम क्या कर लेते हैं? इस रेशियो का मान निकाल लेते हैं। 1 रेशियो का मान निकालूंगा तो फिर 6 रेशियो का 7, 8, 9 एक्सेट्रा मान निकाल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो रेशियो कितना है? 13, 21, 30, 40। तो 40 रेशियो, टोटल रेशियो जो 40 रेशियो का मान हम ये है ना, कारण मार्क्स में टोटल मार्क्स 300 और रेशियो में ये रेशियो दिया हुआ है हमें 6:7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। तो फिर 1 रेशियो का जो मान है वो कितना आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 40। तो फिर हम जो काट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 4 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 रेशियो इक्वल्स टू 7.5, ठीक है। तो हम ऑल रेशियो का मान निकाल लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट का जो रेशियो, फर्स्ट सब्जेक्ट मैं एक पूरा लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझ जाना, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट का जो रेशियो है, वो रेशियो में कितना है? रेशियो में होगा 6 रेशियो है, सॉरी, रेशियो में 6 है, तो 6। तो फिर 6 रेशियो है, तो इसका मान कितना निकलेगा?
तो 1 रेशियो का मान 6.5, तो 6 रेशियो का मान 6 इंटू, सॉरी 1 रेशियो का मान 7.5 दोस्तों, तो 6 रेशियो का 6 इंटू 7.5, ठीक है। तो फिर कितना निकलेगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इसी करके हर 5 सब्जेक्ट का मान निकाल लेंगे। जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका रेशियो कितना है, उसका रेशियो कितना है, उसका रेशियो है 7, तो उसका रेशियो जो 7 है, 7 रेशियो, तो टोटल मतलब मार्क्स कितना आएगा, 7 रेशियो 7.5, ठीक है। तो कितना आएगा, 52.5 आ जाएगा ना, 7 7 49 एंड 7 5 35, तो 3.5, तो 52.5 आ जाएगा। थर्ड जो है, थर्ड का जो रेशियो कितना आएगा, थर्ड जो सब्जेक्ट है, थर्ड सब्जेक्ट का रेशियो 8 रेशियो आ जाएगा, ये है ना। तो वो टोटल मार्क्स कितना आ जाएगा, 8 रेशियो इंटू, सॉरी 8 रेशियो, तो फिर 8 इंटू रेशियो का मान पुट कर रहा हूँ ना 7.5, तो फिर 60 आ जाएगा ना। फोर्थ का कितना आ जाएगा, फोर्थ सब्जेक्ट का जो रेशियो में है, वो रेशियो कितना होगा, रेशियो कितना होगा, 9 रेशियो होगा, 9 होगा। तो फिर टोटल मान कितना आ जाएगा, 97.5, ठीक है। तो 67.5 आ जाएगा ना मान, 9 7 63, 9 4.5, तो फिर 6.5। और जो फिफ्थ सब्जेक्ट का उसका जो रेशियो में मान आएगा दोस्तों, एक लाइन में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझने के लिए। कितना आ जाएगा, तो रेशियो में 10 है, तो 10 रेशियो, इसका मान कितना हो जाएगा, 10 इंटू 7.5, तो फिर 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मतलब पहला जो सब्जेक्ट है उसका मान 45, दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका मान 52.5, तीसरा जो सब्जेक्ट है उसका मान 60, और चौथा जो सब्जेक्ट है उसका मान 75। यहाँ पर दोस्तों 75, ठीक है, ये जो है 75 मार्क्स है, ठीक है। क्योंकि हम जो फिफ्थ सब्जेक्ट है उसका रेशियो में मान कितना है, 10 रेशियो, ठीक है, और 1 रेशियो का मान 7.5, तो फिर ओवरऑल मान 75 होगा, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया, बोला क्या गया, इन हाउ मेनी सब्जेक्ट्स ही गॉट मोर देन 50%, तो फिर मैक्सिमम मार्क्स ईच सब्जेक्ट कितना, 100, तो 100 का 50% 50 होगा, तो मतलब 50 मार्क्स से ज़्यादा कितने सब्जेक्ट में वो स्कोर किया है, यही हमें बताना है, ठीक है। तो फिर 50 से ज़्यादा 1 2 3 4, तो फिर टोटल सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, जिस सब्जेक्ट पे 50% से ऊपर मार्क्स आए, तो टोटल सब्जेक्ट in which the student scored more than 50% marks is for, हम ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जगह की वजह से, सॉरी दोस्तों, आप लोगों को दिक्कत ना आए, समझ लेना। 4 टोटल, मतलब टोटल जो सब्जेक्ट है वो 4 होगा, क्योंकि 52 पॉइंट ये है सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट जो है 45 है, 50 से कम है, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है, जो हमारा टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी इज टू सी इज 3:7, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू सी इज 7:6. A takes 5 days less than C when A and C complete the work individually. A, B and C started the work and B and C left the work after 7 days. The number of days taken by A to complete the remaining work is, ठीक है। हेलो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ दूसरे क्वेश्चन पर, जो है टाइम एंड वर्क का, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज
taken by B is to C is 3:7. The ratio of efficiency of A is to C is 7:6. A takes 5 days less than C. When A and C complete the work individually, A and C started the work and B and C left the work after 7 days. The number of days taken by A to complete the remaining work is. ठीक है दोस्तों, तो फिर हम शुरू करते हैं। पहले क्या लेते हैं जो बताया गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए इज टू सी 7:6। तो रेशियो ऑफ इफिशिएंसी, ठीक है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू सी, ए रेशियो सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 7:6। और हम जानते हैं जो टाइम का रेशियो होता है वो इफ़िशियंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो जो रेशियो ऑफ डेज या टाइम, ठीक है, ए रेशियो सी क्या होगा 6:7 हो जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, जो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू सी इज 3:7, ठीक है। बी टू सी 3:7 दिया है ना, बी टू सी 3:7 और यहाँ पर ए टू सी 6:7। तो फिर बी टू सी 3:7 में लिख दे रहा हूँ अलग से 3:7। और यहाँ पर देखो सी सेम रेशियो में है, यहाँ पर 7 रेशियो में, यहाँ पर भी 7 रेशियो में। तो हम पूरे ए रेशियो बी रेशियो सी क्या मिलेगा क्या मिलेगा हमें, मतलब 6:3:7 मिलेगा, ठीक है। और हमें एक बात जो बोला गया, ए टेक्स 5 days लेस दैन सी, ए और सी के जो काम करने का अंतर है दिनों में वो 5 days है, ठीक है। मतलब ए 30 दिन लेगा तो बी लेगा 35 days लेगा, 1 रेशियो का, ठीक है, 35 days लेगा। तो यहाँ, ठीक है, मतलब सी 35 days लेगा। तो यहाँ पर जो सी 35 days लेगा, तो फिर यहाँ पर ए बी कितना लेगा 15 दिन लेगा। रेशियो 3:7 है ना, तो यहाँ पर मतलब जो अंतर है 5 का अंतर है। तो फिर एक रेशियो का अंतर 5, तो 6 रेशियो का मान 30 हो जाएगा, 7 रेशियो का मान 35 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 7 रेशियो का 35 हो जाएगा, मतलब 5 से गुणा दे रहा हूँ, इसको भी 5 से गुणा देना पड़ेगा। तो फिर ओवरऑल 5 से गुणा देंगे हम। तो फिर 5 से गुणा देंगे तो जो रेशियो में था वो डेज में, प्रॉपर डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ए बी सी का जो टाइम है वो 30 दिन, ए का 30 दिन, ए समान 30 days, ठीक है, बी इक्वल्स टू 15 days, ठीक है, और सी इक्वल्स टू 35 days। अब दोस्तों मैं फिर से एक और बार बता दे रहा हूँ, ये मैंने कहाँ से निकाला। हमें डायरेक्टली बोला गया ए टेक्स 5 days लेस दैन सी। मतलब ए और सी का जो एफिशिएंसी का रेशियो 7:6 था, ए और सी का जो डेज का रेशियो है वो 6:7 है, क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं जो डेज का रेशियो है वो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो 7:6 था, 6:7 डेज का रेशियो हो जाएगा। तो ये हमें यही बोला गया कि 5 days लेस, मतलब ए जो 6 रेशियो और बी 7 रेशियो, मतलब रेशियो का डिफरेंस 1 है, तो 1 का वैल्यू 5 days हो जाएगा। तो फिर 6 रेशियो का वैल्यू 30 और 7 रेशियो का वैल्यू 35 days हो जाएगा। और यहीं पर हमें निकाला क्या था, जो सी का रेशियो कॉमन था, तो फिर बी का रेशियो 3 हो जाएगा। तो फिर ए और सी को 5 से गुणा दे रहा हो, बी को ही देना पड़ेगा, दोनों साइड देना होगा। तो फिर यहीं से हम निकाले ये डेज, ठीक है। तो फिर टोटल जो वर्क हो जाएगा, हम ये जानते हैं, हम टाइम एंड वर्क करने का जो सिंपलीस्ट वे है, मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, जो टाइम एंड वर्क का मतलब मैथ्स करने का जो सिंपलेस्ट वे है वो ये है, ऐसे लिख लेना होता है, ए बी और सी। ए का डेज कितना है
30 डेज होता है, 30 डेज। बी का क्या होता है, बी का 15 डेज, ठीक है, और सी का 35 डेज। फिर क्या, फिर क्या, इस तीनों का जो एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। तो फिर 30, 15 और 35 का एलसीएम हम ये जानते हैं 210 होता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एफिशिएंसी लिखेंगे। और हम ये जानते हैं, मतलब हम जानते हैं टाइम इनटू टाइम मल्टीप्लाइड बाई एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल वर्क होता है, हम ये जानते हैं। और एफिशिएंसी इक्वल्स टू होगा, सॉरी दोस्तों, वीडियो बीच में काट हो गया था। मैं सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा था तो मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो काट हो गया, इसलिए माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, मैं यहाँ पर था, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क होता है। तो फिर एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो फिर यहाँ पर हम ये लिखा था, ए का टाइम जो है वो 30 डेज़ है, बी का जो 15 डेज़ है, सी का जो 35 डेज़ है, और इन तीनों का जो एलसीएम 210 होता है। और हम ये जानते हैं टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क है, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क बाय वर्क अपन टाइम होगा। तो फिर इस ए का एफिशिएंसी 210 अपॉन 30, तो फिर 7 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 210 अपॉन 15, तो 14 हो जाएगा। और सी का एफिशिएंसी 210 अपॉन 35, तो 6 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना, 7 दिनों में हम ये जानते हैं वर्क इक्वल्स टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो टाइम जो था वो 7 दिन था, और एफिशिएंसी टोटल 7, 14 एंड 6, तो वो 27। तो टोटल वर्क जो है 189 टोटल वर्क, इन द सेंस इन 7 दिनों में 3 लोगों ने और ए बी सी ने 189 काम किया था, और टोटल जो काम है वो 210 है। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ काम 21 है, क्योंकि 210 माइनस 189 तो फिर 21 है। तो इस काम को कौन करेगा, पूरा कौन करेगा, क्योंकि बी और सी तो लेफ्ट है, बी एंड सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 7 डेज, तो ये तो चला गया, बी एंड सी तो चला गया, बचा कौन रहा, ए काम में बचा रहा। तो फिर ए टू कंप्लीट द वर्क, ए का एफिशिएंसी जो है वो 7 है, और बचा हुआ काम जो है वो 21 है। तो हम जानते हैं डेज इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो फिर इसी तरह टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ये फिर 3 डेज। तो फिर या फिर 3 डेज जो होगा ये रिमेनिंग काम हो जाएगा 3 दिनों में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अरे दोस्तों, वीडियो बीच बीच पे काट हो जा रहा था, तो हम कहा थे, हम ये थे जो हम जानते हैं कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी होगा। तो फिर हमें दिया क्या गया, डेंसिटी भी दिया गया और मास भी दिया गया। मास जो है 15.048 है, और जो डेंसिटी है 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 15.048 केजी में दिया हुआ है, और हमें चाहिए ग्राम में चाहिए, तो 1000 से गुना होगा, तो फिर जो मास हो जाएगा 15.048 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 7 हो जाएगा। तो यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। और हम ये जानते हैं जो मतलब स्फेरिक होता है, स्फेरिकल जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई क्यूब होता है। तो फिर हम ये लिख सकते हैं, ये जो वॉल्यूम यही होगा ना, और जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम होगा, फिर ये हो जाएगा, हम ये जानते हैं। और पाई के जगह में क्या लिख सकते हैं, 4/3 22/7 आर क्यूब इक्वल्स टू, हम ये जो 1000 गुना कर दे रहे हैं 15.048 पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, गुना करने के बाद जो पॉइंट हट जाएगा फिर नहीं रहेगा, अपॉन 7, तो 7 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 7 कट जाएगा। तो आर क्यूब इक्वल्स टू यहाँ से निकलेगा क्या, 15.048 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 4, ऊपर में 3, ये जो 3 है वो ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, तो आर क्यूब इक्वल्स टू क्या निकलेगा, ठीक है, जो डिवाइडेड बाय करने पर जो ये 4 से कट रहा हो, 4 3 12, 3 रह जाएगा, 30 होगा, 4 7 28, 2 रह जाएगा, 24, 4 से 24, 4 2 8। ठीक है, फिर 22 से
काटूंगा तो 11 से काटूंगा, 11 2 ज़ा 12, सॉरी 22, 11 3 ज़ा 33, 4 रह जाएगा, 11 4 ज़ा 44, 2 रहेगा, 11 2 ज़ा 22, फिर 2 से कटेगा, 2 2 17 आर 34, 2 1 आर 2, ये कट जाएगा और ये 3 ये पे गुना रह जाएगा, तो 3 3 17 आर 51, 513 नियर अप्रॉक्सीमेटली 512, ये होता ना 513 नियर अप्रॉक्सीमेटली 512, तो फिर आर क्यूब इक्वल्स टू ये होगा, तो आर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ये हम अच्छे से जानते हैं, आर इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो ठीक है, ये जो आर इक्वल्स टू 8 है, और हमें बताए क्या, और ये जो होता है ये इनर रेडियस होता है, ये इनर रेडियस होता है, हम बता दे रहे ये इनर रेडियस होता है। हमें बोला क्या गया, जो इनर रेडियस है, सॉरी जो आउटर रेडियस 50% मोर देन द इनर रेडियस, बोला गया ना यहाँ पर, जो मोर फ्रॉम देन द इनर रेडियस, तो ये इनर रेडियस 8 है, तो आउटर रेडियस जो होगा कितना होगा, 12 होगा, तो आउटर रेडियस जो है, ठीक है जी, रेडियस जो है, रेडियस वो क्या होगा, 8 से 50% ज़्यादा, तो फिर 8 का 50% ज़्यादा होगा, 8 इंटू 15/100, सॉरी 150/100 हो जाएगा, तो फिर 0 0 5 3 ज़ार 5 2 ज़ार 2 4 ज़ार 8, तो फिर 12 हो जाएगा, होगा ना 12 होगा, तो फिर थिकनेस कितना होगा, 12 माइनस 8, ये थिकनेस होगा, ठीक है, ये थिकनेस होगा, तो क्या 4, तो फिर यही हमारा आंसर होगा। तो फिर ये क्या बोला गया, मांगा गया फाइंड द थिकनेस ऑफ द सेल, तो थिकनेस ऑफ द सेल इक्वल्स टू 4 सेमी, 4 सेमी, ठीक है, 4 सेमी, ठीक है, यूनिट जो है वो सेमी में होगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अब हम मूव कर चुके हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ, जो है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो हमें बोला गया देयर वर 2 टावर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 200 रूट ऑफ 3 मीटर। द हाइट ऑफ द शॉर्टर टावर इज 300 मीटर if the angle of elevation from the top of the taller tower is 30 आई थिंक जो यूनिट है वो मीटर में होगा, मीटर है ना, तो सॉरी एंगल है 30 डिग्री है, सॉरी दोस्तों 30 डिग्री। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलर टावर, ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं, एक जो है टॉलर टावर है और एक इससे शॉर्ट है, ठीक है, इससे शॉर्ट है, इससे थोड़ा शॉर्ट है, तो ये टॉलर टावर, ये शॉर्टर टावर, ठीक है, ये जो टॉलर टावर है, शॉर्टर टावर है, क्या बोला गया, जो डिस्टेंस है 200 ऑफ रूट 3, तो ये होगा डिस्टेंस, ठीक है। और फिर और क्या बोला गया, जो शॉर्टर टावर 300 मीटर, ये शॉर्टर टावर, इसका जो डिस्टेंस है 300 मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉलर टावर इज 300, तो टॉप ऑफ द टॉलर टावर 300, तो फिर हमें ऐसा ड्रॉ करना होगा, टॉप ऑफ द टॉलर टावर, ये जो है मतलब ये जो टॉप ऑफ द टॉलर टावर, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है, तो हमें ये भी 200 एंड रूट 3 हो जाएगा, ये 200 रूट 3 है, तो इसका जो मान है ये भी 200 रूट 3 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये टोटल वैल्यू चाहिए, यहाँ से यह टोटल वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक यही है कि ये जो 300 है ये भी 300 होगा, इसका मान मतलब इससे इस तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मान जो 300 होगा, तो हमें निकालना है इस पॉइंट का मान, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट का वैल्यू, तो फिर दोनों जोड़ देंगे तो टोटल जो टावर है शॉर्ट मतलब टॉलर टावर का वो मान निकल जाएगा। सॉरी दोस्तों फॉर इंटरप्शन। तो हमें चाहिए क्या, इस जो पॉइंट का है, इस जो मतलब डिस्टेंस का ये वैल्यू चाहिए। कैसे निकलेगा, आसान है, कैसे, हमारा जो ये डिस्टेंस है ये सेम ही होगा 200 रूट 3, और ये एंगल जो ये तो एंगल हमें बताया गया 30 डिग्री है, हमें बोला गया ना जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉलर टावर इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है, तो हमें चाहिए क्या, ये परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम ये जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, मतलब जो tan थीटा का जो मान होता है
वो मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सॉरी दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम पी फॉर परपेंडिकुलर अलग से लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लेंगे, जगह नहीं, पी फॉर परपेंडिकुलर बेस अपॉन, तो फिर हम ये फिर लिख देते हैं परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर जो बी फॉर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये डिस्टेंस, तो एक्स अपॉन 200√3 ये होता है tan थीटा, tan 30 थीटा का मान जानते हैं। और tan 30 हम थे एक्स अपॉन 200√3 इक्वल्स टू tan 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3, ठीक है। तो √3 दोनों साइड कट जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, होगा ना। तो फिर इसका मान 200, इसका मान 300, तो जो टॉलर टावर है उसका वैल्यू कितना होगा, टॉलर टावर, वैल्यू ऑफ टॉलर टावर इक्वल्स टू 200 प्लस 300, और यूनिट जो है वो मीटर में था, तो फिर आंसर जो 500 होगा, ठीक है दोस्तों, 500 मीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। हम अब मूव कर जाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो डिस्काउंट का है, ठीक है। क्या बोला गया, इन विंटर सीजन देयर इज 15% डिस्काउंट on the heater which marked at least 18,000 but the heater is sold at least 12,000 after giving X% additional discount, find the value of X, find the value of X, ठीक है। तो दोस्तों हम कर लेते हैं क्या, पहले हम जो डिस्काउंट है वो मतलब 15% डिस्काउंट है, तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है हम ये जानते हैं, 15% का जो एफ फॉर फ्रैक्शन हम लिख दे, एफ फॉर फ्रैक्शन वैल्यू होता है मतलब हम ऐसे सम बता दे रहे हैं, 15/100 होता है, तो 3/20 होता है, ठीक है। डिस्काउंट है तो मतलब ये जो हमारा हम डिस्काउंट किस पे देता है, एमआरपी पे देता है, एमआरपी पे देना चाहिए। एमआरपी ये जो बीच का मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो एमआरपी होता है, और ये जो न्यूमरेटर में वो डिस्काउंट होता है, डी फॉर डिस्काउंट, ठीक है। तो फिर जो हमारा प्राइस होता है वो एमआरपी माइनस डिस्काउंट होता है, तो हम 20 अगर एमआरपी होगा तो 3 डिस्काउंट देने के बाद जो 17 रहेगा वो हमारा मतलब विकृत मूल्य या सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। और एक जो डिस्काउंट है X% दिया हुआ हमें, हम इसको ए मान लेते हैं कि ए जो था इसका एमआरपी था और कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो सेलिंग प्राइस था वो वी था, हम यही मानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद हम जानते हैं ये दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि इस साइड एमआरपी है और इस साइड सेलिंग प्राइस है, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो ये दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलता है मतलब ओवरऑल जो एमआरपी है वो मिलता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये हमें दिया गया क्वेश्चन पे दिया गया जो एमआरपी है वो 18,000 है, और जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर X% एडिशनल डिस्काउंट वो है 12,000। तो फिर हम ये लिख सकते हैं 20A इक्वल्स टू 18,000, और हम इधर लिख सकते हैं 17B इक्वल्स टू 12,000 लिख सकते हैं। तो हम A इक्वल्स टू लिख सकते हैं 18,000/20, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 900 लिख सकते हैं ना। और हम यहाँ से 17B इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 12,000/17 ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों 12,000 को 17 से भाग नहीं दे सकते, तो हम एज इट इज़ रख देते हैं, और इस दोनों का जो इन दोनों का जो रेशियो वो निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो फिर हम जो ओवरऑल जो एमआरपी और
जो SP का रेशियो है वो 900 रेशियो 12,000 अपॉन 17। तो फिर हम यहाँ से जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 इंटू 900, तो फिर हमें ज़्यादा होगा, तो फिर होगा 153। 9 इंटू 17 153 और 00 रह जाएगा, फिर 1200, सॉरी दोस्तों 12,000। तो फिर पहले मतलब हम जो ए का मान निकाला वो पाया 15,300, जो बी का मान निकाला वो है 12,000। मतलब ए का जो ए फॉर MRP, सेकेंड जो डिस्काउंट के MRP वो है 15,300। सेकेंड का जो सेलिंग प्राइस है बी, उसका जो मान निकाला वो 12,000 है। तो फिर डिस्काउंट कितना दे ई निकालना है ना, X% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना दिए निकालेंगे 15,300 12,000 डिस्काउंट कितना, डी फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल्स टू मतलब 2,700, ठीक है, सॉरी दोस्तों 3,300 ये हमारा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट निकालते किसके ऊपर, MRP के ऊपर। तो MRP है 15,300 और डिस्काउंट है 3,300, और ये जो और 100 में कितना, वो हमारा परसेंटेज निकल के आएगा, और हमें परसेंटेज ही चाहिए, X% इसका मान ही चाहिए ना। तो फिर निकालते हैं, ठीक है। तो फिर ये दोनों ज़ीरो से दोनों ज़ीरो कट जाएगा, और 3 से काटेगा 3 11 सा 33, 351 सा 153, तो फिर 11,000 अपॉन 51, तो फिर क्या लगभग एक हम कर लेते हैं। आप अपनी तरह कर लेना, ये जो मतलब भाग जो है ना अपनी तरह कर लेना अपनी तरफ से। 9 4 9 and 0 51 5 नहीं हो 4 होगा, सॉरी 4 9 होगा, 9 होगा 459 4 9 and 0 459, तो फिर 31.0 6 4, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 19.6 ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है, ये एक्स का वैल्यू है 19.6, ठीक है। थैंक यू।